अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे शो में। और यहाँ जो भी आता है होता है उसमें कुछ खास, इसीलिए शो का नाम है आपसे मुलाकात। अब जो आ रहे हैं उनमें भी बहुत कुछ खास है। इतना खास है कि मराठी टीवी इंडस्ट्री और हिंदी टीवी इंडस्ट्री में वो धूम मचा रहे हैं। और उसके साथ ही साथ उनका एक मराठी थिएटर प्ले भी बहुत फेमस होता जा रहा है। उसका नाम है अलबतिया गलबतिया। मेरे सोसाइटी के बच्चों ने भी मुझे बताया, तो मैं सोच रहा हूँ मैं भी देख कर आता हूँ। अभी टिकट्स बुक करता हूँ। कहाँ गया यार अमन बुला के मुझे। ये हो गया। अमन, अरे यार आ जाओ भाई, कितने बजे देखो। अरे सर सर, करते हो यार। कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया। मैं माफ़ी चाहूँगा। मैं ज़रा, हम लोगों ने असल में डिसाइड किया था, एक शो था, थिएटर देखने जाने वाले थे हम। उसका नाम था अलबतिया। बतिया नहीं होता है वो, अलबतिया गलबतिया। अलबतिया गलबतिया। हाँ। तो उसके टिकट्स लेने गया था मैं और डायरेक्टर नितिन चौहान और हमारी यूनिट ने सोचा था कि हम शो को पैकअप करने के बाद हम जाकर आराम से एंजॉय करने वाले थे लेकिन आप आ गए तो अब यही एंजॉय हो जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जब भी हम वैभव मांगले जी के बारे में बात करते हैं, तो जब हमारी क्रिएटिव टीम और डायरेक्शन टीम का डिस्कशन चल रहा था, तो जितने भी स्टार्स आए हैं और गए हैं, सबके पास कोई ना कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक था बात करने के लिए। लेकिन जब हम आपकी बात करते हैं तो हम मराठी टीवी पे भी बात कर सकते हैं, हिंदी टीवी पे भी बात कर सकते हैं, कॉमेडी पे भी बात कर सकते हैं, थिएटर पे भी बात कर सकते हैं। तो हमारे पास एक पूरी वैरायटी थी। तो वैरायटी से मैं सबसे पहले स्टार्ट करना चाहूँगा टीवी जोन में, क्योंकि अभी भी आप फिलहाल टीवी कर रहे हैं और मेरे साथ जो आपका शो चल रहा है मेरे साईं, जिसमें आपकी और मेरी, तुम्हारा मेरे साथ चल रहा है शो, ऐसा ही कुछ तो उसमें आपकी और मेरी तकरार रहती है। तो बेसिकली मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने मराठी टीवी को भी बहुत करीब से जाना है, माशाल्लाह बहुत नाम कमाया है, और हिंदी टीवी में भी अब मेरे साईं में मतलब जलवे अलग ही जल रहे हैं आपके तो कैसे आप कंपैरिजन कर पाएंगे दोनों चीज़ों का? कंपैरिजन की तो कोई बात है ही नहीं, क्योंकि देखो इकोनॉमिक्स तो दोनों का अलग है। हाँ। मराठी टेलीविज़न में एक एपिसोड बनता है 1,50,000 1,60,000 में, और हिंदी का बनता है एक शो 30 लाख 40 लाख है कि नहीं। तो कोई कंपैरिजन है नहीं, क्योंकि हिंदी देखने वाले बहुत लोग हैं, मराठी खाली चलो महाराष्ट्र में हाँ, जाती है, वो तो पैन इंडिया है। तो एग्जैक्टली तो थोड़ा इकोनॉमिक्स का थोड़ा ये है, इसमें एक इशू है। तो अब बोलो मराठी में हिंदी में पैसे ज़्यादा मिलेंगे या मराठी में ज़्यादा मिलेंगे? ऑब्वियस सी बात है, मराठी में कम मिलेंगे और हिंदी में ज़्यादा मिलेंगे। करेक्ट। लेकिन जब आपके प्रोजेक्ट में मतलब वैभव मांग रहे हो तो आपके मराठी का बजट भी बढ़ा उतना तो नहीं बढ़ता। देखो हिंदी में जितना दे सकते हैं उतना वो देना चाहते हैं, लेकिन उनके पास पैसे बजट ही नहीं होता है। प्रोड्यूसर क्या कमाएगा? और फिर बात ये होती है कि एक दिन में 1.5 एपिसोड निकालना पड़ता है। एक दिन में 1.5 एपिसोड? 1.5 एपिसोड निकालना पड़ता है, जो हिंदी में आधा हो जाता है। 15 मिनट का। सही बात है, आधा हो गया। तो लेकिन ऐसा मराठी में नहीं होता है। खाली काम का अगर तुम पूछोगे तो काम में कोई डिफरेंस नहीं है। मुझे तो दोनों जगह भी काम करने की उतनी ही खुशी मिलती है। और मेरा ये हिंदी का पहला शो है, मेरे साईं पहला शो है। और उसके लिए जो हिंदी की तैयारी करनी थी वो तो मैंने बहुत अच्छी तरह से कर ली थी। मैं बहुत किताबें पढ़ता था जोर से हिंदी वाली। अच्छा। तो जो थोड़ा सा नॉर्थ इंडियन जो प्रोनाउंसिएशन हाँ। बात करने का वो थोड़ा आ जाए, ऐसे मुझे चाहिए था उसमें। और वैसे तो वो थोड़ी खड़ी बोली है। हाँ। जो उर्दू ज़्यादा उस ज़बान में नहीं है, उर्दू ज़बान उसमें नहीं है। तो मुझे ख्याल से थोड़ा मराठी और ये ऐसा करके जो लैंग्वेज बनी है, तो स्वाभाविकता जैसे वर्ड हो गया, स्मरण होना चाहिए तुम्हें रुक्मणी, अहंकार हो गया, तो ये जो वर्ड है आत्मविश्वास जैसे हो गया, तो ये सब चीज़ें हैं। तो मुझे लगता है कि वो थोड़ी सी संस्कृत प्रचुर हिंदी है, इसलिए वो ठीक है, बोलने के लिए भी अच्छी लगती है वो। हाँ, नहीं वो तो मतलब स्क्रीन पे तो एक अलग ही दिखता है आपका। तो अभी बात करते हैं, मतलब मैंने तो मराठी इंडस्ट्री से इतना मैं वाकिफ़ नहीं हूँ, लेकिन मुझे जब भी किसी ने बताया, सेट पर भी कभी बात हुई, तो
तो लोग मुझसे बोलते हैं तुमने टाइम पास नहीं देखी? हाँ। तो मैं कहा टाइम पास में ऐसा क्या था? बोले सर की कॉमेडी की टाइमिंग देखनी थी तुमको यार, ऐसा वैसा। मैं सोचता हूँ कि मैं किसी दिन बैठ के आराम से टाइम पास देखूंगा। तो अब उसमें मैंने सुना है कि आपका फुल टू कॉमेडी रोल है, तो आप कैसे मतलब एक एज एन एक्टर आप कैसे संभालते हैं? इधर आप शिरडी के मतलब रक्षक बने हैं और मतलब एक समझ लीजिए कुलकर्णी सरकार राजा हैं, खूंखार। हाँ, तो और उधर ही आपने अपनी लाइफ में कैसा रोल किया है जिसमें आपने लोगों को हंसाया है, और यहाँ आप गरीबों को मतलब क्या क्या कर रहे हैं आप उनके साथ, क्या बताओ, मतलब पानी तक के लिए तरसा दिया है। तो कैसे आप जस्टिस देते हैं दोनों कैरेक्टर्स को? मुझे लगता है अमन, एक्टर एक्टर होता है, चाहे कोई सीरियस काम हो, गंभीर भूमिका हो, या कोई कॉमेडी हो, या लाइट ह्यूमर हो, या और कोई रोल हो। तो मुझे लगता है वो टाइमिंग की बात होती है यार, उसमें कॉमेडी ऐसा कुछ अलग नहीं होता है। तो ये कॉमेडी हो गई, ये गंभीर हो गया, ये अलग से करनी पड़ती है, वो ऐसा नहीं होता है। एक अच्छा एक्टर, एक सीखा हुआ एक्टर जिसकी पढ़ाई है इसके बारे में, वो क्या कर रहा है, मुझे लगता है वो दोनों काम कर सकता है। आप देखो मतलब इरफान खान मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ। मेरे बहुत ही मैं उनको बहुत पसंद करता हूँ, उनका काम बहुत पसंद करता हूँ। उनको देख लीजिए आप, या फिर बमन ईरानी को देख लीजिए आप, या फिर आप उत्पल दत्त साहब बहुत पहले काम करते थे वो फिल्मों में या थिएटर में भी। कॉमेडी की टाइमिंग और सीरियस कोई अगर कैरेक्टर है उसकी टाइमिंग की बात होती है, काम अलग होता ही नहीं है। एक टाइमिंग आप ऐसा है, एक टाइमिंग ऐसा है, एक टाइमिंग सीरियस का होता है, एक टाइमिंग कॉमेडी का होता है। वो जिसको आ गया ना, वो दोनों तरफ खेल सकता है भाई। परेश रावल को आप देख लो, दोनों तरफ खेल लेता है भाई। अनुपम खेर को देख लो, दोनों तरफ खेल लेता है। तो मुझे लगता है ये एक्टर के हुनर पे मतलब ये डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से टैलेंट है। वही टैलेंट तो खैर एक ज़रूरी एलिमेंट है, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, मान लीजिए कि मैंने कोई आज तक कोई ऐसा कोर्स, कहीं ऐसी फिल्म एक्टिंग स्कूल या थिएटर में एक्टिंग नहीं सीखी, तो आपके हिसाब से अगर मुझे एज एन एक्टर सक्सेसफुल होना है, तो क्या वो पढ़ाई करना या वो जानना या वो आवाज़ का फ्लो कब निकलना चाहिए, क्या ग्राफ होना चाहिए, वो सब ज़रूरी है? वो सब टेक्निकली बातें हैं, टेक्निकल बातें मुझे लगता है। अच्छा एक्टर मेरे ख्याल से पैदा ही होता है, उसे तैयार नहीं किया जा सकता। देखो NSD से बहुत लोग बाहर निकले हैं, लेकिन नसीर भाई, ओमपुरी भाई, पंकज कपूर के ही नाम क्यों लिए जाते हैं? सही बात है। तो मुझे लगता है कि एक्टर पैदा होता है, उसे तैयार नहीं किया जाता। टेलीविजन के लिए एक्टर तैयार करते हैं मुझे लगता है। यहाँ देखो, वहाँ देखो, अब डायलॉग बोलो, मास्टर कर लिया तो मास्टर में 2 लाइनें बोलो, रोज में ये लाइनें बोलो। तो ये सब ना टेक्निकल बातें उसको सिखाई जाती हैं। लेकिन थिएटर का जो एक्टर है, अच्छा एक्टर, और फिल्म का जो अच्छा एक्टर हम जिसे कहते हैं, हम स्टार के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम एक्टर के बारे में बात कर रहे हैं, अभिनेता के बारे में बात कर रहे हैं। जो मंजे हुए कलाकार हैं, मुझे लगता है वो पैदा ही होते हैं। और मुझे लगता है कि तुम्हें जो अच्छे लगते हैं एक्टर, वो सब अच्छे एक्टर पैदा हुए हैं। सही बात है, वो तैयार नहीं किए गए। लेकिन क्या सक्सेस में वो जो थ्योरी है वो कहीं रोल प्ले करती है अपना? थिएटर देखो, सक्सेस की बात भाई अलग है थोड़ी। पैसे और सक्सेस को थोड़ा मतलब अलग आपको स्टेबल होना है अगर इंडस्ट्री में, तो क्या जरूरी है? आप टेलीविजन करो, आप पैसे कमाओ। टेलीविजन में तो बहुत पैसे है भाई। एक शो कर लिया तो एक फ्लैट हो जाएगा अंधेरी में या बोरीवली में, अगर सही बात है। लेकिन क्या है, वही तो ना कि तुम जो हम फेमस होना चाहते हैं, वो फेमस हम टेलीविजन पे होते हैं। और लेकिन मराठी में एक अच्छा शब्द है दोनों के लिए, एक प्रसिद्ध होना और कीर्ति प्राप्त करना। अच्छा, दोनों में बहुत अंतर है। झट से हम लोकप्रिय हो जाते हैं, लेकिन कीर्ति कमाने के लिए बहुत टाइम लगता है, और हमें बार बार अच्छा काम करना पड़ता है अच्छे प्रोजेक्ट में। कंसिस्टेंट होना बहुत जरूरी है। कंसिस्टेंसी चाहिए अच्छे काम में। एक ये फिल्म में अच्छा काम कर लिया तो अगले वाले फिल्म में थोड़ा 19-20 चलेगा, ऐसा नहीं होता है। और लोग जो है ना, आपको बहुत ऑब्जर्व करते हैं भाई। अरे रुको, ये कौन बंदा है? अरे हाँ, ये अमन है, ये अच्छा काम करता है।
दूसरी फिल्म आ गई, इस देखा तुमने वो फिल्म में, इसमें क्या, इसमें भी देखो कितना अच्छा काम किया है। तो अच्छा काम करने का जोन आप रखते हो ना, तो एक दिन ऐसे क्लिक हो जाओगे ना कि आपको फॉलो करेगी, कहीं फॉलो होगा। सही बात है। आज राजकुमार राव वो कोई सलमान खान नहीं है, वो कोई रणबीर सिंह नहीं है, वो रणबीर कपूर भी नहीं है, लेकिन वो जो काम करता है बंदा, उसके लिए हम जाते हैं देखने के लिए। सही बात है। अरे उसकी फिल्म आई है, चलो देखने चलते हैं। क्यों? उसने काम कमाया है एक्टिंग के जरिए, कंसिस्टेंटली अच्छा काम करके। तो मुझे लगता है एज एन एक्टर ये मुझे फॉलो करना चाहिए। तो अगर मेरे सही मैं जो कर रहा हूँ, अगर टेलीविज़न है, चलो यार टेलीविज़न में चलता है थोड़ा सा 19-20, मैं ऐसा ना काम नहीं कर सकता और मैं करता भी नहीं। मैं एट अ टाइम बहुत काम मैं नहीं करता हूँ, मैं थोड़ा ही काम करता हूँ, लेकिन जो करता है वो जो करता हूँ वो बहुत मन लगा के काम करता हूँ। दिखती है वो स्क्रीन पे दिखती है। तो साथ ही साथ मैं जानना चाहूँगा कि वैभव मांगले जी का बैकग्राउंड क्या है? क्या वो शुरुआत से ही बचपन से ही एक एक्टर बनना चाहते थे? कहाँ से आए हैं? कैसी फैमिली से बिलोंग करते हैं? सब जानना। देखो, मैं बचपन से एक्टर रहा हूँ मैं बचपन से एक्टर, क्योंकि माँ बताती है, दादी बताती है, पिताजी बताते थे, अभी नहीं है वो, कि तुम बचपन से ही ना थोड़े गाने वाले, नाचने वाले, थोड़ा सा मिमिक्री करने वाले, तो ऐसा रहे हो तुम, और वो तुम्हारे खून में बचपन से ही था। और मुझे लगता है वो जीन्स में होता है यार, क्योंकि मेरे पिताजी गांव के जो नाटक होते थे उसमें काम किया करते थे। मेरी माँ गाती थी। अच्छा। मेरी वो नुक्कड़ नाटक जिसको नुक्कड़, हाँ, जिसे नुक्कड़ वाला नाटक कहते हैं, वो मेरे पिताजी, मेरी माँ के जो बड़े चाचा थे वो क्लासिकल सिंगर थे वो ज़माने के। और मेरे जो नाना थे, मैटरनल ग्रैंडफादर, हाँ, नाना थे, वो नाटक में काम करते थे और वो फीमेल का कैरेक्टर भी कर लेते थे। अच्छा। जो मैं अभी करता हूँ मेरे नाटक में जो किया, या मेरा एक सीरियल था मराठी में माझेपति सौभाग्यवती, उसमें भी मैंने एक फीमेल कैरेक्टर अदा किया था। तो ये सब मेरे ख्याल से खून में होता है, लेकिन अगर माँ बाप को पता चल जाए कि इसमें अगर कुछ है तो वो थोड़ा सा उसको हवा देना चाहिए, उसकी परवरिश उस तरीके से करते हैं। तो मुझे लगता है कि जिस कोंकण में हम रहते हैं वहाँ कला की बहुत इज्जत की जाती है। अगर कोई किसी को कुछ आता है, गाना बजाना या कुछ बजा लेता है या कुछ कर लेता है, तो बहुत उसको पसंद करते हैं लोग, अरे करो ना, वो अच्छा कर लेते हो। ये ना बच्चों को एनकरेज करने के लिए ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब इंसान फिर एक डरा हुआ होता है तो उसमें उसका टैलेंट नहीं निकलता है। क्या कर रहे हैं, चुप बैठो, ऐसा अगर हम कहेंगे बच्चों को तो बच्चे बुझ जाते हैं और उसमें से बाहर निकलने के लिए बहुत टाइम भी लगता है। तो ये बचपन में मेरे साथ हुआ था। फिर चलो मेरे घर में उतनी अच्छी मतलब ये नहीं थी कि इकोनॉमिकल स्टेटस इतना अच्छा नहीं था। पिताजी नौकरी करने वाले थे और हम 4 बच्चे थे, मेरे 2 बहनें, हम 2 भाई, पिताजी, दादा, दादी, ये सब घर में थे। तो मुझे लगता है कि उनकी थोड़ी सी मतलब खींचातानी हो जाती थी पैसों को लेकर। तो उनका कहना था कि भाई ये सब बंद करो, तुम जल्दी से जल्दी पढ़ो और नौकरी कर लो तो मेरा हाथ बटा सको तुम, ये उनका कहना था। और इसीलिए मुझे तो सच कहूँ तो मुझे क्लासिकल सिंगर बनना था। तो मैं पिताजी से बहुत बार कहा मैंने कि यार मुझे आप किसी टीचर के पास भेजो ना, मुझे गाना सीखना, वो भी क्लासिकल, मुझे सुगम या कोई ऐसा लाइट संगीत नहीं गाना है। अरे कहाँ यार, कहाँ गाना बनाए जाओगे, और वो सब वहाँ होगा नहीं, और उतने पैसे भी मेरे पास नहीं है। तो फिर मुझे NSD भी जाना था। ओह माय गॉड। तो मतलब आपने कितने सपने लगा के रखे थे? अरे बिल्कुल, मेरे एक चाचा थे, पिताजी के भाई थे, मतलब फूफी के लड़के थे। तो उन्होंने कहा था पिताजी से कि यार तुम्हारे बेटे को भेजो, आप ये बहुत अच्छा बंदा है, ये अच्छा काम कर लेता है, तुम उसे NSD भेजो, वो वहाँ से आएगा तो कुछ अच्छा कर पाएगा। तो पिताजी बोले कि ये भीख मांगने वाले धंधे हैं, वो तो मैं वहाँ कुछ भेजने वाला हूँ नहीं उनको उसे। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने BSc कर ली, उसके बाद मैंने BEd भी कर लिया। मैं टीचर रहा हूँ गाँव में, मैं टीचिंग करता था 5वीं 7वीं और 6ठी कक्षा के बच्चों को मैं पढ़ाता था। और वहाँ मैं साइंस और मराठी सिखाता था। मैंने वो पेशा इसलिए चुना था अमन, क्योंकि वो थोड़ा एक्टिंग के करीब जाने वाला पेशा है जी।
बच्चों को सिखाना मतलब एक्टिंग ही करनी होती है। अगर आप कोई कविता पढ़ा रहे हो या पोएम पढ़ा रहे हो या हिस्ट्री का कोई पाठ पढ़ा रहे हो तो तुम्हें एक्टिंग ही करनी पड़ेगी। सही बात है। तो मुझे लगता है कि वो मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैंने टीचिंग का। तो उस ज़माने में मतलब जिस दौर की आप बात बता रहे हैं, उस समय आपकी उम्र क्या रही होगी लगभग? और देखो मैं उस समय 24 साल का रहा हूँ। स्टार्टिंग एज थी। हाँ 23-24 साल का तो था मैं, 25 साल का था। एक पाइप कंपनी में भी काम कर, सीमेंट की पाइपें बनती हैं, वहाँ पे भी काम कर लिया था मैंने। एक कैप्सूल कंपनी थी कोकन कैप्सूल, वहाँ पर भी मैंने काम कर लिया था। तो थोड़ा थोड़ा काम करके मैं टीचिंग की तरफ घुमा यार, वो मुझे सब कुछ पसंद नहीं आया। तो मैंने एक दिन, मेरे चाचा जो थे पिताजी के भाई, उन्होंने कहा कि एक काम करो तुम वैभव, ये तुम्हारा बाप तो मानने वाला है नहीं, तुम ये सब छोड़ो, 1 साल के लिए तुम बम्बई चले जाओ, वहाँ पे रहो, कुछ होता है क्या देखो, अगर नहीं हो रहा है तो तुम्हारा ये है ही, टीचिंग का तो तुम्हारा प्रोफेशन है ही। तो मैंने कहा यार चाचा मैं जाऊँगा बम्बई, लेकिन वहाँ तो कोई जान पहचान वाला है नहीं। मैं तो बम्बई हार्डली 1-2 बार गया हूँ, बम्बई का मुझे आता पता नहीं है। ओके, सो उस टाइम जब ये बातें चल रही थी तो आप कहाँ थे स्टेबल उस टाइम? मैं देवरुख में था। बहुत ही एक डिस्ट्रिक्ट प्लेस से भी 50 किलोमीटर दूर एक देवरुख नाम का एक तालुका है। उसमें मैं रहता था, वहीं पे नौकरी करता था। तो ये वो बोला कि आप जाओ बम्बई। तो मैंने कहा, तो चाचा ने कहा तुम चलो मेरे साथ, मेरे कुछ दोस्त हैं, उनसे जान पहचान करा देता हूँ तेरी, तो कुछ थिएटर करने वाले हैं, शायद हो सकता है तुम्हें कुछ काम दे दे। तो मैंने कहा भाई चलो ठीक है। तो मैं गया बम्बई में। मुझे अभी भी याद है जब मैं दादर स्टेशन उतरा तो मैं भीड़ देख के इतना डर गया था कि मैं कहा यार लोगों का कुछ पता ही नहीं चल रहा है, कौन कहाँ जा रहा है, कहाँ से कौन आ रहे हैं लोग, और ये कहाँ जा रहे हैं, सब जा रहे हैं इतने सारे लोग। तो मैं दादर प्लाजा तक आ गया। प्लाजा देखकर तो मैं और ही डर गया, तो वो ट्रैफिक और वो वीर कोतवाल उद्यान और ये सब। तो मैंने कहा ये शहर में आके मैं करूँगा क्या। तो मटुंगा में एक होटल है, वहाँ पे सब दोस्त मिलने वाले थे, तो हम चले गए वहाँ। तो उन्होंने कहा भाई ये है ये मेरा ऐसा है वैभव करके, तो ये काम करना चाहता है, आप लोगों की क्या राय है। तो उन्होंने मेरी तरफ ऐसे देखा, अच्छा क्या करता है। तो मैंने कहा मैं टीचिंग। तो क्यों छोड़ के आए हो? सबसे पहले यही बोलते हैं, क्यों छोड़ के आए हो वहाँ से। तो मैंने कहा भाई मेरा तो कुछ नहीं है, चाचा ने कहा कि जाओ तुम। तो देखो ऐसा करो बेटा कि तुम 1 साल के लिए आए हो तो 1 साल रहो, और फिर अगर कुछ नहीं हुआ तो वापस चले जाओ। आज क्या तारीख है देख लो। तो मेरे ख्याल से वो तारीख थी मई की 30 ऐसी कुछ थी। तो सन 2002 की बात है। 2002 मैं पैदा हुआ था। 2002 की बात है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। तो फिर गया, मैं वापस गया गाँव। तो पिताजी ने कहा कि क्या करोगे। तो मैंने कहा मैं जा रहा हूँ अब ये नौकरी छोड़ के, वैसे भी वो टेम्परेरी नौकरी है, वहाँ तो मैं फिक्स नहीं हूँ, तो मैं 1 साल जाके आता हूँ, हमारे पास पैसे मत मांगना, हमारे पास देने के लिए नहीं है। तो मैंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो ठीक है। तो मेरे पास खाली उस समय 2000 रुपये थे। 1 साल काटा आपने? 1 साल 2000 रुपये मैं लेके निकला घर से। ओके। और मेरे को याद है वो दिन था 23 अगस्त के 2001 में। मैं वापस गया बम्बई। ओके। उस दिन गया मैं। तो उस दिन मैं गया बम्बई में, और मेरा एक दोस्त था विश्वनाथ करके, उसका एक दादर में रूम था एक 10 बाय 12 का, वहाँ पे ऑलरेडी 12-13 लोग रहते थे। और उसने कहा कि भाई देखो यही रूम है, जगह बना सकते हो तो बनाओ, 8:30-9 के पहले आ जाओ तो सोने के लिए जगह मिलेगी, नहीं तो बाहर सोना पड़ेगा कॉरिडोर में। तो मैंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या है ना अमन, मैं वही कहता हूँ, स्ट्रगलर्स को यही कहना चाहता हूँ, या बाहर से आने वाले लोगों को यही कहना चाहता हूँ, अगर फोकस है ना, क्या करना है इस पर फोकस है ना, ये तो चीज़ें कुछ मैटर नहीं रखती हैं, उनकी कोई अहमियत होती नहीं है। तो मैं कई बार देखा है सेट पे भी, मैं आप रियाज करते रहते हैं, तो म्यूज़िक से तो मतलब आपका कुछ गहरा ताल्लुक़ नज़र आता है बिना कहे ही। तो प्रोफेशनली आपने कुछ किया है म्यूज़िक में? वही तो मैंने बताया ना कि मुझे क्लासिकल सिंगिंग मतलब क्लासिकल सीखना था। अभिजात जो क्लासिकल है हमारा,
लेकिन मैं सीख नहीं पाया। लेकिन ना मैं बहुत सुनता हूँ, जैसे भीमसेन जी हैं और किशोरी जी हैं, इन लोगों को मैं बहुत सुनता हूँ। और सुर है ना तुम्हारे आत्मा तक पहुँचती है, मुझे लगता है। और कोई कला ऐसी नहीं है जो तुम्हारे रूह तक पहुँचती है। तो मुझे लगता है वो सुर, वो संगीत ऐसा हमारा है क्लासिकल, जो तुम्हारी रूह तक जाता है, पहुँचता है और रूह को सुकून देता है। तो मुझे लगता है वो बढ़िया है, वो बढ़िया है। तो उसकी मैं इस तरीके से साधना उपासना करता हूँ। मैं सुनता हूँ, गाने की थोड़ी कोशिश भी करता हूँ उस तरीके से। मैं सुर में गाता हूँ क्योंकि मैंने बहुत सुना है और खून में भी है शायद थोड़ा, तो इसके लिए। तो ये कहने का ये तात्पर्य ये है, अगर कुछ मेरे अंदर वैरायटी दिखती है एक्टिंग में, तो वो सुर की वजह से है। सुर को कैसे लगाएं तो वो लुभावना होता है। हाँ, वो भी एक आर्ट है ना। गाते तो सभी हैं, लता जी का सुर ही क्यों अलग लगता है, किशोरदा का सुर क्यों अलग लगता है। सही बात है। तो मतलब जो सुर है, सुर को किस तरीके से आप पेश करते हो, वो भी एक अपने आप में एक कला है। और वो मैं सीखने में उनको बहुत ऑब्जर्व करता हूँ इन लोगों को, इसीलिए मैं एक्टिंग में भी उसको ढालने की कोशिश करते हैं। जो तुम कहते हो ना कि एक सुर यहाँ होता है, ये शब्द का, और एक सुर यहाँ होता है। अपने बाप से इस तरह बात नहीं की जाती केशव। तो ये जो चीजें हैं, तो ये मेरे ख्याल से ये गाना सुनने की वजह से बहुत आता है। तुम हमेशा ऑब्जर्व करो, अच्छा एक्टर है उसको सुर का अच्छा काम होता है। He's a good listener also. जब तक आप कुछ सुन नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे, कुछ नहीं हो पाएगा। तो बड़ा मतलब ये तो इंटरेस्टिंग सा टॉपिक रहा। मतलब लाइक म्यूजिक तो है ही सबके लिए इम्पोर्टेंट, लेकिन आपने मुझे एक आज अलग ट्रैक पे डाल दिया है कि म्यूजिक से एक्टिंग सुधर सकती है। अब तो मैं 24 घंटे बिल्कुल सुधर सकती है, बिल्कुल सुधर सकती है। नहीं, ज़रूर, मैं बिल्कुल अब ट्राई करूँगा। अब तो मैं म्यूज़िक से ही कुछ पैचअप करना चाहूँगा, हो सकता है कुछ अच्छा सुधार आ जाए उसके अंदर। अच्छा, इसमें साथ ही साथ आजकल आप देखिए कि हम चाहे वेब इंडस्ट्री की बात कर लें या टीवी इंडस्ट्री की या फिल्म इंडस्ट्री की, लेकिन आज अगर कुछ ट्रेंडिंग पे चल रहा है तो वो वेब में है। अब कुछ कंपनीज़ हैं जिनकी ऑडियंस है, मान लीजिए बड़ा बजट शो बना रही हैं, वो हॉलीवुड टाइप जॉनर है उनका, उनकी ऑडियंस अलग है। लेकिन आजकल वेब ट्रेंड पे है। आप चाहे बड़ी कंपनीज लाइक नेटफ्लिक्स मान लीजिए, अमेज़ॉन मान लीजिए, आप क्या जो जी हैं उनका Z5 है, तो वो भी एक उनका वेब पोर्टल है। तो आपको क्या लगता है कि क्या सिनेमा का या टीवी इंडस्ट्री का आगे जाके कोई फ्यूचर है वेब में? क्योंकि आप खुद एक अलग अलग प्लेटफॉर्म को देखकर आए हुए हैं, आपको मालूम है कि कहाँ पे क्या वेरिएशंस होती हैं, लेकिन वेब क्या इंडिया में सक्सेसफुल हो पाएगा? क्योंकि लाइक ये हमारा शो भी वेब बेस्ड है, तो कल कहाँ हो, लेकिन क्या वेब सक्सेसफुल हो पाएगा इंडिया? वेब सक्सेसफुल ज़रूर होगा, क्योंकि ये बटन दबाने की देरी है। आप 1 घंटे की अगर ट्रैवल कर रहे हो तो आप, अरे चलो यार वो देख लेता हूँ, तो आप वो देख लेते हैं। लेकिन क्या है ना, बात थोड़ा सा ड्रॉबैक इसका ये है, मुझे लगता है, ऐसे मेरा कुछ अभ्यास नहीं है इसके बारे में, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि देखो हर कोई उठ के शो बना रहा है। हाँ, वेब पे जो चाहे वो बना रहा है, जिसमें कोई क्वालिटी नहीं है, कोई सब्जेक्ट नहीं है, जिसके मन में आया वो बना रहा है, डाल रहा है, वीडियोस डाल रहा है। तुम अभी, मैं तो किसी सोशल मीडिया पर हूँ ही नहीं। अच्छा। ना मैं फेसबुक पे हूँ, ना मैं इंस्टाग्राम पे हूँ, मैं खाली व्हाट्सएप इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि मेरे पसंदीदा लोग हैं वो, उसमें मैं उनसे बात कर सकता हूँ। थिएटर के लिए तो खाली है नहीं, कोई ऑप्शन ही नहीं है थिएटर के लिए। टेलीविज़न के लिए ऑप्शन शायद हो सकता है। चलिए, थैंक यू वेरी मच शो में आने के लिए वैभव जी। आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला और वो सिंगिंग वाली बात तो मेरे दिमाग में बैठ गई है। तो आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और आप सब लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए आपसे मुलाकात। और ये थे वैभव मांगले जी। थैंक यू वेरी मच।